नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समुद्री गाय डुगोंग के बारे में, जिसको बचाने के लिए भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भारत में बनने वाला है। तो हम ये यहाँ पर देखेंगे डिटेल में कि आखिर इसको बनाने की हमें जरूरत थी, क्यों पड़ी, इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं इन फ्यूचर, और ये भारत में किस जगह पर बनने वाला है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनने वाला है। और ये जो डुगोंग होते हैं ये एक तरीके के समुद्री जानवर होते हैं जिनको समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो समझ सकते हैं गाय कितनी प्योर होती है, वो तो घास खाती है और पूजनीय होती है। अगर आप भारतीय हैं तो आप जरूर से जानते होंगे भारत में गाय की कितनी वैल्यू होती है। और इसी तरीके से ये समुद्री गाय है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत में गाय की पूजा होती है तो हम उसको बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले नजर किसकी गई कि ये जानवर खत्म होने की कगार पर है, तो ये फिर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है उसने देखा, उसने रिसर्च करी दुनिया भर में और उसको पता चला ग्लोबल स्केल पर ये जो डुगोंग है ये खत्म होने की कगार पर ही आ गए हैं बेसिकली। तो इसको बेसिकली मतलब आइडेंटिफाई किया गया है कि ये खत्म होने वाले हैं। तो बहुत सारे देशों ने बोला कि अब हम इनको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे। ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के इंस्ट्रक्शन पर कर रहे हैं ये सारे लोग। तो फिर भारत ने बोला हम भी इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर भारत ने अनाउंस भी कर दिया है कि ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनने वाला है। तो फिर ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये तमिलनाडु में तो बनेगा, लेकिन ये तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पे बनेगा, ओके। और पाक खाड़ी में 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। बेसिकली ये समुद्र में होगा, ठीक है, क्योंकि ये जीव तो समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पर पाक खाड़ी में 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला रहेगा। और ये जो पाक खाड़ी है इसमें मतलब जो यहाँ का पानी है, यह पानी की गहराई लगभग 13 मीटर के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हो जाता है, क्योंकि ये कम पानी में भी रह सकते हैं। और तमिलनाडु के जो कोस्ट है उसके साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मतलब मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा। तो ये आप मैप देख सकते हैं, हमारे प्यारे भारत की है और यहाँ पर देख सकते हैं ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मैंने ब्लैक कलर से मतलब जो स्पेस देख रहे हैं ना आप, वही है पाक खड़ी है। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बेसिकली ये वो एरिया है हमारा, मतलब जो रामेश्वरम के जस्ट साइड वाला पोर्शन, और ये श्रीलंका है नीचे साइड, और ये हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु से लगा हुआ ये पाक खाड़ी है, ये आप देखिए ये पाक स्ट्रेट है। तो यहीं पर ये बनने वाला है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये कहां पर बनेगा। तो ये सदर्न कोस्ट मतलब तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पर बनेगा, पाक खाड़ी पाक स्ट्रेट पर बनने वाला है, ओके। तो ये जो डुगोंग होते हैं ये एक शी काऊ होते हैं, मतलब समुद्र की गाय होती है। और ये जो है भारत में जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वहां का स्टेट एनिमल भी है, बहुत बड़ी बात है। और बेसिकली यह लुप्त प्राय समुद्री स्पीसीज है जो कि समुद्री घास खाता है और अपने आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाली अन्य जलीय वनस्पतियां ही खाता है। लेकिन ये सिर्फ शाकाहारी ही है, और शाकाहारी है जो कि समुद्र में रहता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समुद्र में जो भी जीव जंतु रहते हैं ज्यादातर मांसाहारी ही होते हैं, ओके। तो ये भी बहुत बढ़िया है। जो समुद्री है, समुद्री जीव है, और जो डुगोंग है उनकी फैमिली एकमात्र जो ये किससे जुड़े हुए हैं, डुगोंगिडे, मतलब डुगोंगिडे की फैमिली से ये रिलेट करते हैं। लेकिन इनमें से जो अभी तक जीवित है, जिंदा है, उनमें हम कह सकते हैं सिर्फ डुगोंग ही बचे हुए हैं। तो इसीलिए उनको बचाना भी जरूरी है, क्योंकि ये अंडमान और निकोबार का जो हमारा स्टेट एनिमल भी है। और जो डुगोंग है आमतौर पर लगभग 3 मीटर लंबे होते हैं और उनका जो वजन होता है 400 किलोग्राम का होता है। और ये जो डुगोंग होते हैं एक विस्तारित सिर होता है इनका, और सूंड जैसा ऊपरी मतलब जो सूंड होती है, और उनका जो होठ होते हैं वह एक अलग ही प्रकार के होते हैं। जो हाथी होते हैं
हाथी में उनमें सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव माना जाता है। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि इंसान भी मतलब कभी जानवर हुए करते थे, उसी तरीके से हम मान सकते हैं कि ये किस चीज़ों से मिलता जुलता प्राणी है। जैसे हमसे रिलेटेड है भालू, ठीक है, भालू भी इंसानों के जैसा रो सकते हैं। तो उसी तरीके से एलिफेंट से रिलेटेड है डुगोंग, सबसे रिलेटिव माना जाता है उनको, क्लोजेस्ट। और हालांकि जो डॉल्फिन होती हैं और अन्य सीताशियों के विपरीत जो समुद्री गाय है, इसके दो नथुने होते हैं और इसको हम यहाँ पर देख पाएंगे आगे पिक्चर्स में, और इसमें पंख नहीं होते हैं, ठीक है। इसके दो नथुने होते हैं, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, दो नथुने, मतलब नाक दो दो है और इसमें पंख नहीं है। इनके पैर होते हैं, मतलब हाथ या पैर जो भी हम कहें, दो ही होते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसमें घास खाते हुए भी ये पिक्चर में दिखाया गया है, बहुत कमाल की पिक्चर है। भारत में जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो शैलो ट्रॉपिकल वाटर में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं वो कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं और पाक खाड़ी और अंडमान और निकोबार आइसलैंड में पाए जाते हैं। तभी तो अंडमान और निकोबार के स्टेट एनिमल हैं और पाक खाड़ी में पाए जाते हैं, जब भी हम वहां पर कंजर्वेशन रिजर्व इनके लिए बना रहे हैं। और विलुप्त होने के आखिर कारण क्यों है, खत्म हो क्यों रहे हैं, रीजन क्या है? तो इनका मतलब बेसिकली ये रीजन है कि इनका मतलब जो स्लो ब्रीडिंग रेट है, मतलब स्टडी में पता चला है कि इनकी प्रजनन दर बहुत ही कम है और इनका जो मछली पकड़ने जब जाते हैं तो साथ में इनको भी पकड़ लिया जाता है, तो इससे भी इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। और इनका जो घर होता है समुद्र में, इनके आवास को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो ये बेसिकली तीन मेन रीज़न है, स्लो ब्रीडिंग रेट, फिशिंग और आवास को नुकसान पहुँचाना, जिस कारण ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुँच रही है। और जो डुगोंग लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणी है, मतलब ये बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। जैसे कछुए का भी आप जानते होंगे कि वो हजारों साल से ज़्यादा जीवित रहते हैं, उसी तरीके ये भी एक लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिनकी जो है लो रिप्रोडक्टिव रेट है और लॉन्ग जनरेशन टाइम है, ठीक है। तो जो प्रत्येक संतान होती है उसमें हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। जो फीमेल डुगोंग होती है वो अपने बछड़े को 10 से, जब तक वो 17 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका जो पालन पोषण, उसका ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब इनका हाई इन्वेस्टमेंट किया जाता है संतान में, 10 से 17 साल लगा देते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो डुगोंग की पॉपुलेशन होती है 5% से अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है। मतलब जो इनका रिप्रोडक्शन रेट है बेसिकली वो 5% का ही है। और इनका स्लो ब्रीडिंग रेट के कारण भी इनमें जो अगर कोई ख़त्म हो जाते हैं, मतलब अगर ये नष्ट हो, मतलब इनकी जो संख्या में कमी आ रही है तो एकदम से हम इनको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इनका स्लो ब्रीडिंग रेट है और इनको रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। और प्रकृति और मानव प्रेरित गतिविधियां ने भी इनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, वो हम देखेंगे। जैसे नेचुरल और मानव प्रेरित एक्टिविटीज़ के कारण भी इन डुगोंग के नेचुरल आवास को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ओके। क्योंकि मतलब जो शाकाहारी स्तनपायी समुद्री, ये तो घास खाते ही, आपको पता ही है। और जैसे मतलब नेचुरल, मतलब आजकल कितने ज़्यादा समुद्र में तूफान आ रहे हैं, तो उससे भी बहुत बार इनके मतलब आवास को नुकसान पहुंच जाता है। और स्पीड बोट की जैसे सवारी की जाती है उससे भी इनको नुकसान होता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी हम देख सकते हैं, जैसे बोट होती है, नाव होती है और प्रोपेल्ड स्ट्राइक्स होते हैं, इसके कारण भी एनिमल की डेथ का ये कारण बन जाते हैं। और आजकल तो कितनी ज़्यादा ही स्पीड बोट्स का यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा आवास के नुकसान को कोस्टल फॉरेस्ट के जो बनाना है, सुपारी है और नारियल के बागानों और हाई बोट्स ट्रैफिक के रूपांतरण में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये सारे रीज़न हैं जिनके कारण मतलब एज अ नेचर के द्वारा भी इनके जो घर हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो डुगोंग की जो पॉपुलेशन में गिरावट के लिए नेचुरल फैक्टर भी जिम्मेदार हैं। स्टडी में पाया गया है कि डे की जो स्टडी थी 1999 के अनुसार, इसमें जो एक्सट्रीम वेदर है उसकी घटनाएं, जैसे साइक्लोन आना, बहुत ज़्यादा तूफानों का आना और हाई एनर्जी टाइडल, मतलब तूफान मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आता है, तो ये सब कुछ ही नष्ट कर देता है, तो इनको भी नष्ट कर देता है।
इसी क्षेत्र में जो समुद्री घास के नुकसान में भी योगदान होता है। मतलब कई बार ये जो खाते हैं वो भी चीज़ें नहीं रहेंगी तो भी इनकी डेथ हो सकती है। और गिल नेट फिशिंग के कारण भी इनको नुकसान होता है, क्योंकि अगर नेट के द्वारा मछलियों को पकड़ा जा रहा है तो उसमें अगर ये भी फंस गए तो ये भी फंस गया तो फिर ये भी मर ही जाएंगे ना, तो उससे भी इनको भी नुकसान हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है इसी कारण, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इनका वजन भी ज़्यादा होता है तो कई बार गिल नेट में डूबने का कारण भी हो जाते हैं। और इंडिया और अंडमान निकोबार और श्रीलंकन कोस्ट के आसपास का जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है उसमें गिल नेटिंग और डायनामाइट फिशिंग भी शामिल है, जिस कारण भी इनको नुकसान हो रहा है। और इनकी जनसंख्या आखिर बढ़ कैसे सकती है, तो इनको कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, ठीक है। और इनको जो स्पीसीज हैं वो मतलब अभी विलुप्त होने की कगार पर है, तो उनको हम बचाने वाले हैं। तो डुडोंग भारत में जो कहाँ पर मिलता है, ये बहुत सारी जगह मिलता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो डुडोंग भारत में कब से कंजर्व किया जाएगा, किस नियम के तहत, तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1972 का शेड्यूल 1 के तहत इसको प्रोटेक्टेड बचाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 शेड्यूल 1 जो डुडोंग मांस की हत्या और खरीद पर भी बैन लगाता है। डुडोंग पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो होता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कोस्ट या संबंधित अपतटीय द्वीपों के साथ जो डुडोंग की स्थिति है या फिर समुद्री घास समुदाय की सीमा या फिर नेचर पर कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा उपलब्ध ही नहीं है, पता ही नहीं है हमको बेसिकली एक्चुअल में। और जो प्रस्तावित जो कंजर्वेशन एरिया है, जैसे जैसे कंजर्वेशन उपायों से समुद्री गायों की जो पॉपुलेशन है उनको पुनर्जीवित करने में भी मदद मिल सकती है। अगर हमारे पास प्रॉपरली डाटा होगा तो और हमारे पास कंजर्वेशन एरिया होगा तो हम इनके पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और प्रपोज्ड रिजर्व एरिया में जो कंट्री के होंगे उसमें जो मतलब जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा, इसके अलावा क्या होगा, स्टडीज में ये भी पता चलता है कि जो समुद्री घास के मैदान की जो बहाली होगी तो डुडोंग मृत्यु दर में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर इनको ही कंजर्व किया जा रहा है, वहाँ पर कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होगी, तो उस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर टूरिस्ट भी बढ़ेगा। और जो डुडोंग कंजर्वेशन में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की दिशा में भी एक साथ प्रयास करना है, हम सबको दुनिया भर में मिलकर इसको बचाने के लिए प्रयास करना होगा। और डुगोंग की जो पॉपुलेशन है उसको जो रिकवर करने में भी इससे हेल्प मिलेगी। और यह लोकल कम्युनिटीज़ को भी शामिल करते हुए लोगों के अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी। जब लोग जागरूक होंगे तभी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिए और रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।